नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो अभी हाल ही में आंसर राइटिंग स्टार्ट हुई है उसका डे 1 का मॉडल आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और जिनने भी एडमिशन नहीं लिया है जल्दी ले लीजिए, क्योंकि फिर उसमें लगातार काम चलता रहेगा, है ना। आप लोग जल्दी जुड़ जाइएगा, लेट नहीं होगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले मॉडल आंसर डे 1 का है। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारकों और उनकी कला की संकल्पना और उसे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चर्चा करना है 200 वर्ड में, ठीक है। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसकी भूमिका। भूमिका में क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए, भारतीय दर्शन की बात कर सकते हैं और भारतीय परंपरा की बात कर सकते हैं, वहां की स्मारकीय वास्तुकला है उसकी भी बात कर सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि भारतीय दर्शन और परंपरागत भारत की स्मारकीय वास्तुकला से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और इसने कलात्मक वास्तुकला के विकास के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान किया है, ठीक है। मुख्य भाग में क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गई हमारी भूमिका। भूमिका कितने शब्द में लिखनी है, मात्र 20 से 25 शब्द में लिखनी है, इससे ज्यादा में नहीं होनी चाहिए। और फिर इसके बाद मुख्य भाग पर विशेष गौर किया जाएगा, क्योंकि मुख्य भाग में ही ज्यादा लिखना होता है, ठीक। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हिंदू धर्म के बारे में। कैसे लिखते हैं, देखिए, धर्म कर्म मोक्ष की धारणा ने मंदिर वास्तुकला को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। तो मंदिर की बात कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा पवित्र हिंदू धर्म में क्या माना जाता है, मंदिर ही माना जाता है। तो मंदिर की बात हो गई, फिर गर्भगृह की बात हो गई और शिखर की बात हो गई। मंदिर में क्या, वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों ने उनके आकार को डिजाइन किया। वास्तुशास्त्र का जो सिद्धांत था उसने आकार को दिया। और गर्भगृह क्या है, ये ब्रह्मांड के मूल का प्रतिनिधित्व करता है। और शिखर क्या करता है, सांसारिक और दिव्य तत्वों के साथ संबंध का प्रतीक है। बस इतना ही लिख दीजिएगा आप हिंदू धर्म में, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक। फिर बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है ना, जितने भी हमारे धर्म है, भारतीय दर्शन की बात करनी है तो सारे धर्मों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, ठीक। बौद्ध धर्म की बात करें तो मध्य मार्ग व जीवन में मृत्यु के चक्र के दर्शन की अभिव्यक्ति, जैसे स्तूप विहार और चैत्यों में इनकी बात कर लेंगे। स्तूप विहार और चैत्य, ये ही 3 चीजें होती हैं जो कि बौद्ध धर्म में कह सकते हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। और यहाँ पर देखिए, आप चित्र बनाना चाहो तो चित्र भी बना सकते हो स्तूप का, छोटा सा, है ना। स्तूप का गुम्बद ब्राह्मण का प्रतीक है और हर्मिका और यष्टि सांसारिक और स्वर्गीय तत्वों और संयोजन का प्रतीक है, प्रतिनिधित्व करते हैं। और उदाहरण में लिख सकते हैं जैसे अजंता की गुफाएं, तो ये उदाहरण के तौर पर हम लोग डाल सकते हैं। तो बौद्ध धर्म में इतना लिख दोगे तो बेहतर हो जाएगा। फिर इसके बाद जैन धर्म में थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। अहिंसा और आध्यात्मिक शुद्धता पर बल दिया जा रहा है। जैन मंदिरों की नक्काशी में प्रदर्शित होती, उदाहरण दिलवाला के जैन मंदिर, ठीक है। ये दिलवाला के जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा वाले, वो काफी फेमस भी है, तो सबको पता भी होगी, इसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर चौथी नंबर पे बात कर लेते हैं परंपराओं का समन्वय। इस्लामी शासकों के आगमन से भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला का विकास हुआ, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। और यह भारतीय शैली इस्लामी ज्यामितीय डिजाइनों और सुंदर लेखन का मिश्रण दर्शाता है। जैसे कुतुब मीनार, आप लोग कुतुब मीनार गए होंगे, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर कैसी डिजाइनें दिखाई गई हैं, जो कि ज्यामितीय डिजाइने हैं। तो ये हम लोग डाल सकते हैं इंडो इस्लामिक वास्तुकला में, ठीक। फिर विविधता और सांप्रदायिक सद्भाव की बात करें तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है, सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाती है, ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या डाल सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए ये हमारा मुख्य भाग हो गया है, उसके बाद निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है। निष्कर्ष में डाल सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन और परंपरा ने न केवल आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा दिया है, अपितु भारतीय स्मारकों को और कला को भी सक्रिय रूप से आकार प्रदान किया है। तो ये लिख सकते हैं, इसमें बेहतर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा शब्दों में नहीं लिखना है। अगर 200 शब्द बोल रहा है तो आप 200 में इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, और अगर 10 शब्द कम भी हो जाएंगे 190 में कंप्लीट कर सकते हैं आप, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। पाल काल की बात हो रही है यहाँ पर। पाल काल में भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्रमवार उल्लेख करना है 125 शब्द में। चलिए भैया देख लेते हैं इसको। 125 शब्द में है तो ये 8 नंबर में आपका क्वेश्चन होगा। अब 8 नंबर में आप कितना भी अच्छा लिखोगे तो 4 नंबर तो आपके कम से कम आने ही चाहिए। हाफ का रेशियो लेकर भी चलो, और 5 आ गए तो बेहतर रहेगा। तो वो कैसे आएंगे देखते हैं। भूमिका कैसे लिखनी है, पाल काल वंश 8 से 12वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के इतिहास में स्वर्णिम काल माना जाता है, और पाल वंश के संरक्षण में बौद्ध दर्शन और संस्थाएं फली फूली हैं। इतना भी लिख दोगे तो आपका भूमिका ठीक रहेगी। फिर मुख्य भाग में क्या देख लेंगे, पाल काल सबसे महत्वपूर्ण चरण होने के कारण क्या रहा है, सबसे पहला कारण रहा है शाही संरक्षण। दूसरा कारण रहा है प्रमुख शिक्षण केंद्रों की स्थापना। तीसरा कारण रहा है वज्रयान बौद्ध धर्म का विकास। और चौथा रहा है अन्य क्षेत्रों में विस्तार। तो इनको हम वन बाई वन देख लेते हैं। शाही संरक्षण में क्या लिख सकते हैं, जैसे पाल शासक बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे, ठीक, ये एक पॉइंट डाल सकते हो आप। उन्होंने सक्रिय रूप से मठों स्तूपों आदि का निर्माण कराया, भूमि व संसाधन प्रदान किए। जैसे उदाहरण में डाल सकते हैं सोनपुरा महावीर, ठीक।
इतना डाल दीजिए। फिर प्रमुख शिक्षण केंद्रों की स्थापना जो हुई है उसमें हम लोग क्या पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे विश्वविद्यालयों की बात कर लेते हैं, विश्वविद्यालयों का निर्माण व संरक्षण हुआ है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, ये तो बहुत फेमस है, ये तो फैक्ट ही है, प्री में भी आप लिख सकते हो, तो ये पॉइंट हम लोग यहीं पर डाल सकते हो। बौद्ध धर्म के दार्शनिक वाद विवाद और विकास का केंद्र माना गया है, तो ये हो गया सेकंड। ठीक, फिर तीसरा है वज्रयान बौद्ध धर्म का विकास। पाल वंश का वज्रयान शाखा के विकास और व्यवस्थीकरण में एक महत्वपूर्ण चरण था, ये हम लोग डाल सकते हैं वज्रयान बौद्ध धर्म के विकास के संरक्षण में। ठीक, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, अन्य क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्रों में विस्तार हुए, जैसे पाल मठों की बात कर लें तो पाल मठों और विश्वविद्यालयों के विद्वान व भिक्षुओं की बात कर सकते हैं। नेपाल में तिब्बत आदि क्षेत्रों में बौद्ध विचारों का प्रचार प्रसार किया इसी समय, तो इन सब की हम लोग वन बाई वन बात कर लेंगे, है ना। तो ये चौथा पॉइंट हो गया हमारा। पांचवें पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथों के संरक्षण व प्रसार को बढ़ावा दिया गया, तो ये हो गया मोटा मोटा पाल वंश में। फिर एक और पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर कि पाल वंश भारत में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख गढ़ था, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। और उसके बाद निष्कर्ष जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि 125 शब्द में लिखना है, तब भी तो हमें निष्कर्ष तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो पाल काल में बौद्ध धर्म फला फूला, समृद्ध हुआ, संस्थागत रूप से ग्रहण किया और चरणबद्ध तरीकों से अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया, इसलिए पाल काल को बौद्ध धर्म के इतिहास में स्वर्णिम काल माना जाता है। ठीक, इतना आप लिख दोगे तो आपका आंसर बेस्ट माना जाएगा। तो ये आपको जब हम लोग आंसर राइटिंग जहां पर करा रहे हैं वहां पर ये मॉडल आंसर के तौर पर आपको दिया जाएगा, है ना। तो आप वहां से इसको देख सकते हैं, उस ग्रुप में जब ऐड हो जाओगे तो वहां पर आपको डेली मिलता जाएगा, ये जैसे डे 1 का है, डे 2 का भी आज मिल जाएगा आपको, तो ऐसे ही आप लोग लिखते रहिएगा साथ साथ। ठीक, और जिनने भी एडमिशन नहीं लिया है जल्दी ले लीजिए, क्योंकि साथ में ही चलोगे तभी मजा आएगा, पीछे चलने में कोई मजा नहीं आएगा। ठीक, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। गुप्त काल और चोल काल का भारतीय विरासत और संस्कृति में मुख्य योगदान पर चर्चा करनी है, 200 शब्द में ये भी है। ठीक है, 200 शब्द यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन है ये। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले भूमिका लिख सकते हैं, गुप्त काल और चोल काल की बात हो रही है यहाँ पर, और गुप्त काल को तो स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, तो स्वर्ण काल से ही शुरू कर सकते हैं। जैसे देखिए, गुप्त काल और चोल काल दोनों भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है, दोनों ने भारतीय विरासत और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी है। स्वर्ण काल क्यों माना जाता है वो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ सर खेती की भी स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, और रेहट आप लोगों ने सुना होगा, रेहट को आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा हो तो यूट्यूब पर आप या फिर गूगल पर डाल लीजिए, वहां पर ये इसकी स्थापना हुई, जिससे क्या हुआ, कुओं से पानी निकाले जाने लगा, है ना, कुएं खोदे जाने लगे और कुओं से आसानी से पानी निकाले जाने लगा। पानी निकलने से क्या हुआ, यहाँ पर कृषि में बढ़ोतरी हुई, और कृषि में जब बढ़ोतरी हुई तो कृषि की उपज बढ़ी, और कृषि उपज जब बढ़ी तो वहां से क्या होगा, किसान संपन्न होने लगा, खेती क्योंकि ज्यादा होने लगी तो किसान संपन्न होने लगा, इसलिए वो धीरे धीरे फिर उनका असर पैसा आया तो आर्थिक स्थिति पर पड़ा, फिर उनका असर हम लोगों ने देखा कि उनके मकानों पर भी पड़ा, है ना। तो ऐसे ऐसे करके कह सकते हैं कि ये स्वर्णकाल माना गया। चलो अब इनके योगदान की बात कर लेते हैं। जैसे साहित्य में क्या लिख सकते हैं, जो गुप्त काल का योगदान रहा है उसमें साहित्य में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे संस्कृत संस्कृत साहित्य में क्या लिख सकते हैं, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, उसी समय की उपज है ये, है ना। धार्मिक ग्रंथ में क्या लिख सकते हैं, पुराणों का संकलन, कई पुराण आए। और महाकाव्य में क्या लिख सकते हैं, रामायण व महाभारत जैसी महान महाकाव्य अपने अंतिम रूप को प्राप्त किया इसी समय। ठीक है, और व्याकरण की बात करें तो अमरकोश लिख सकते हैं, अमर सिंह द्वारा जो रचित किया गया था अमरकोश, उसको यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हैं। फिर देखिए सेकंड में क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप वैज्ञानिक, अभी हम लोगों ने साहित्य की बात कर ली पहले पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में हम लोग वैज्ञानिक उन्नति की बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक उन्नति में क्या हुआ, गणित को ले लेते हैं सबसे पहले, आर्यभट्ट द्वारा शून्य की अवधारणा इसी समय आई, दशमलव प्रणाली भी इसी समय आई। ज्योतिष की बात कर लें, 12 मेहर बृहत संहिता और इसकी पंच सिद्धांतिका इसी समय आई थी। ठीक है, चिकित्सा में बात करें तो सुश्रुत संहिता आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा का ग्रंथ इसी समय आया। और कला एवं वास्तुकला की बात करें तो मंदिर और मूर्तिकला और चित्रकला तीनों को देख सकते हैं। जैसे मंदिर वास्तुकला में क्या हुआ, नागर शैली का विकास हुआ, उदाहरण के लिए 10 अवतार मंदिर, जो ललितपुर का 10 अवतार मंदिर है झांसी के पास में, उसको हम लोग यहाँ पर नागर शैली का उदाहरण मान सकते हैं। फिर मूर्तिकला की बात करें तो शालीनता, सौम्यता व आध्यात्मिक अभियुक्ति से युक्त। चित्रकला की बात करें तो भित्ति चित्रकला का विकास व समृद्धि, उदाहरण जैसे अजंता गुफा को हम लोग उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर कर लेते हैं बौद्ध धर्म और दर्शन की बात, पुनरुत्थान हिंदू धर्म का, मंदिर पूजा। और चोल काल का योगदान की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अभी हम लोगों ने देख लिया 4 पॉइंट में क्या, सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया गुप्त काल को, ठीक, नंबर 1 साहित्य था, नंबर 2 पर हम लोगों ने वैज्ञानिक उन्नति देख ली, नंबर 3 पर कला और वास्तुकला देख ली, और तीसरे पर धर्म और दर्शन देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं चोल काल का योगदान। चोल काल में नंबर 1 पर क्या देख लेते हैं, वास्तुकला, फिर से वही मंदिर वास्तुकला को देख लेते हैं। जैसे द्रविड़ शैली
चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी इस समय पर, है ना, चोल काल के समय। और विशाल व सुंदर बारीक नक्काशी से युक्त मंदिर वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। ऊंचे गोपुरम और विस्तृत विमान प्रमुख विशेषता इनकी मानी जाती है उस समय की। तो इसको हम लोग डाल सकते हैं। चित्र भी डाल सकते हैं द्रविड़ शैली का। अगर आपको कोई बेहतर मंदिर का चित्र आता है बनाना बहुत जल्दी, 1 सेकंड में, सॉरी 5 सेकंड में अगर आप बना सकते हो तो बना दीजिए। फिर मूर्ति कला की बात करें तो उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियां, लुप्त प्राय मोम तकनीकी का उपयोग, उदाहरण के लिए नटराज की मूर्ति इसी समय की उपज है। ठीक, जीवंत गतिशील और मुद्राओं व सूक्ष्म बारीकियों से युक्त ये भी रहा है। साहित्य की बात करें तो तमिल भक्ति साहित्य, उदाहरण रामावतार कम्मन द्वारा। कला व चित्रकला की बात करें तो मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं की कथाओं में प्रदर्शित। समुद्री शक्ति और व्यापार की बात करें तो प्रभुत्वशाली नौसैनिक शक्ति, समुद्र व्यापार व नियंत्रण, सांस्कृतिक आदान प्रदान व विदेशियों में भारतीय प्रभाव के प्रसार को बढ़ाना। और निष्कर्ष अब हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए हम लोगों ने जो भूमिका देखी, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, गुप्त काल का योगदान और चोल काल का योगदान देख लिया। चोल काल के योगदान में मंदिर वास्तुकला, मूर्ति कला, साहित्य कला और चित्रकला, और समुद्र शक्ति और व्यापार, ये 5 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। उसके बाद अब हम लोग लिख देंगे क्या यहाँ पर निष्कर्ष। निष्कर्ष कैसे लिखे, गुप्त काल और चोल काल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कालखंड हैं और दोनों ने भारत की विरासत और विकास को समृद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किए। ठीक, क्योंकि इसीलिए इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट डे 1 का। ठीक है, तो डे 1 का अब आप लोग देख लीजिएगा। डे 2 आज चल रहा है। डे 2 का शाम को आप लोगों को मॉडल आंसर भी मिल जाएगा। तो डे बाय डे जो पेपर फर्स्ट चल रहा है बहुत ही जल्दी इसको खत्म करवाया जाएगा पेपर 4 तक, और पेपर 5 और 6 तो पहले ही फ्री हो चुके हैं। तो पेपर 1 to 4 अभी जो भी है पेड ग्रुप है, ये आप लोगों को जिसको भी जुड़ना है बहुत जल्दी जुड़ जाइएगा इसमें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।